गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कुछ कक्षाओं में कृषि से संबंधित चैप्टर्स को पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ा था, हरित क्रांति को समझा था, उसकी उपलब्धियों को देखा था और उपलब्धियों के बाद हरित क्रांति के फलस्वरूप जो कुछ कमियां थी उन कमियों को हमने आलोचना के रूप में भी देखा था। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे द्वितीय हरित क्रांति की। द्वितीय हरित क्रांति क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय हरित क्रांति, देखिए द्वितीय हरित क्रांति जो थी ये हरित क्रांति के बाद लागू की गई। इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यहां लिख देता हूं मैं, द्वितीय हरित क्रांति या इसको सदाबहार क्रांति भी कहते हैं। द्वितीय हरित क्रांति, देखिए सबसे पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने भारत में खाद्यान्न समस्या से निपटने के बाद खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरत पेश की कि भारत में दूसरी हरित क्रांति होना जरूरी है, जो लंबे समय तक भारत में खाद्यान्न समस्या का हल निकाल सके, उसकी पूर्ति कर सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जो कल मैंने आपको बताया था भारत के बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक है, भारत में हरित क्रांति के जनक भी जिनको माना जाता है, उन्होंने क्या किया, स्वामीनाथन साहब ने देश में लगातार यानी कि सतत रूप से देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक नई नीति बनाई, एक नई बात कही, जिसको द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, या उसको उन्होंने सदाबहार क्रांति भी बोला, एवरग्रीन रिवोल्यूशन। सदाबहार क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, केवल यही बात कही गई थी कि देश में आने वाले समय में लगातार जो है खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ता रहे, किस तरीके से बढ़े उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये द्वितीय हरित क्रांति यानी कि सदाबहार क्रांति बनाई गई थी। राजनीतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यह सफल रही और भारत वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देश है। ठीक है, और भी अपनी उपभोग से ज्यादा ही भारत उत्पादन करता है, निर्यात भी कर देता है। तो ये हरित क्रांति थी। हरित क्रांति के बाद दूसरी हरित क्रांति थी, इसके बारे में भी हमने देख लिया। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि जो है उसको लगातार जारी रखना द्वितीय हरित क्रांति का मकसद था। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक वगैरह इनका इस्तेमाल करने की बात कही गई थी कि किस तरीके से भारत का उत्पादन दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात थी नहीं, जिसमें यही बात थी कि खाद्यान्न उत्पादन को जो है निरंतर किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद देखिए भारत देश में कृषि से संबंधित बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, जैसे नीली क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, सफेद क्रांति। इन सभी क्रांतियों का संबंध किस फसल से है या किस व्यवसाय से है, उसको भी हम इस कक्षा में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, आप सभी को मालूम होगा श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये किस लिए हुआ था? श्वेत क्रांति ये हुई थी दूध और दूध से बने उत्पादकों में वृद्धि के लिए। दूध और दूध से बने उत्पादनों में वृद्धि के लिए 1970s का
हालांकि हरित क्रांति का कोई काल नहीं दे रखा, 60 का दशक जरूर दे रखा है। 60 के दशक में हरित क्रांति लागू की गई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इसका जरूर दे रखा है 1970 दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति की गई थी। इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, इनको क्या माना जाता है, इसका जनक माना जाता है प्रोफेसर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के साथ साथ कौन सी क्रांति है, श्वेत क्रांति। इसके बाद नीली क्रांति है, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति का संबंध है सागरीय या समुद्री जीव उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन के संबंध में बढ़ोतरी के लिए जो है नीली क्रांति को माना जाता है। नीला सागर होता है, इस वजह से उसके कलर के आधार पर नीली क्रांति नाम दिया गया है, ब्लू रेवोल्यूशन। इसमें सागरीय जीव, मत्स्य उत्पादन और जल कृषि, इन तीनों को शामिल किया जाए। ये जल कृषि, हाइड्रो एग्रीकल्चर इसको कहते हैं, अंग्रेजी में हाइड्रो कल्चर कहते हैं या हाइड्रो एग्रीकल्चर कहते हैं। एक्वा कल्चर के नाम से भी जल कृषि को जाना जाता है, एक्वा कल्चर। ठीक है, इसमें देखिए जल कृषि के अंतर्गत, ये नया शब्द हो सकता है हमारे लिए, इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, जल कृषि के अंतर्गत जलीय जीव, मछलियों के अलावा बहुत सारे जलीय जीव होते हैं जिनको मानव मछलियों के विकल्प के रूप में खाता है, जिसमें झींगा होता है, तारा मछली, स्टारफिश होती है, केकड़े फेकड़े, बहुत सारे जो है समुद्री जीव होते हैं, झींगा वगैरह, उन सभी को इंसान खाता है। आपने चाइनीज लोगों को देखा होगा, चाइनीज लोग समुद्र से निकले हुए पता नहीं कौन कौन से जो है जीवों को खा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जल कृषि करने वाला देश भी चीन ही है, ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा जल कृषि करने वाला देश भी चीन ही है। इसमें कृषि नहीं की जाती जल के अंदर, इसमें क्या किया जाता है, जलीय जीव है उनका संरक्षण किया जाता है और उनको खाद्यान्न उत्पादन के लिए पाला जाता है। ठीक है, उनको खाद्यान्न उत्पादन के लिए, क्योंकि मछलियों का उत्पादन, मछलियों को इतनी भारी मात्रा में अगर खाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो बहुत कम हो जाएगी इनकी प्रजाति, इस वजह से इनके विकल्प के रूप में उनको लिया गया था। ठीक है, तो जल कृषि समझ गए होंगे आप, एक्वा कल्चर कहते हैं, हाइड्रो कल्चर भी इसी को कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध है जल कृषि से। इसके बाद कुछ और क्रांतियां हुई है, जैसे एक क्रांति थी रजत क्रांति। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन। रजत का मतलब चांदी होता है, सिल्वर रेवोल्यूशन, रजत क्रांति। अब रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का जो संबंध है वो था मुर्गी पालन या अंडे उत्पादन से, कुक्कुट पालन जो होता है उससे या अंडे उत्पादन से इसका संबंध था। ठीक है, रजत क्रांति याद रखिएगा आप, इतनी इतनी सी बातें हैं इसमें। किसका संबंध, किस क्रांति का संबंध किससे, बस ये परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपके यहाँ नहीं पूछ लिया जाता तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके माध्यम से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो व्हाइट क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, वर्गीज कुरियन इसके जन्मदाता है। नीली क्रांति सागरीय जीव उत्पादन से संबंधित है, जल कृषि भी कहते हैं, मत्स्य पालन का संबंध भी इसी से है। रजत क्रांति मुर्गी पालन या अंडे उत्पादन से। ठीक है, सामान्यतः जो कुक्कुट, जो फार्म की मुर्गी जो होती है, यानी कि विश्व में लगभग 70% से ज्यादा फार्म की मुर्गी को जो है मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। ठीक है, फार्म की मुर्गी इसको बोलते हैं उनको। और जो 70% से ज्यादा, लगभग 90% अंडों का उत्पादन वो भी कहाँ किया जाता है, मुर्गी फार्म में, जिसको पोल्ट्री बोलते हैं, पोल्ट्री। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, हालांकि ये कोई क्रांति नहीं है, ये भी एक कृषि है। रेशम कीट पालन,
या रेशम कृषि। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेरीकल्चर बोलते हैं इसको, सेरीकल्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? रेशम का कीट पालन। आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा रेशम कैसे बनता है। कोकून बनाया जाता है, लार्वा निकाला जाता है, लार्वा मर जाता है, कोकून का धागा तैयार कर लिया जाता है, लंबा होता है रेशम। भारतीय रेशम बहुत पुराना है, सदियों से चला आ रहा है। ये सारी बातें आपने पढ़ ली होगी। रेशम मार्ग भी है एक, नाथुला दर्रा, हमने आपको बताया था, सिक्किम में पुराना रेशम मार्ग उसको कहते हैं। 2006 में बंद करके वापस खोल दिया गया था। ये सारी चीजें हैं। तो सेरीकल्चर आपने समझ लिया होगा। इसके बाद रेशम कीट पालन है। रेशम कीट पालन के बाद देखिए अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति पूछ लिया जाता है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए पीली क्या होती है? दालें होती है, जैसे चने की दाल हुई, अरहर की दाल हुई, और अन्य दालों का रंग भी पीला ही होता है, कुछ का सफेद, कुछ का कैसा होता है। लेकिन अधिकतर जो दालों का राजा, दालों का बादशाह कहलाता है चने की दाल। चने की दाल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। इस वजह से पीली क्रांति का संबंध किससा है? तिलहन से। दालों से नहीं है भाई, तिलहन से है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, दालों से नहीं है। दालों का कलर वैसे पीला होता है, लेकिन पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, जिनसे तेल निकलता है। तिलहन और दलहन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तिलहन फसलें उनको कहते हैं जिनमें से तेल निकलता है, दलहन फसलें उनको कहते हैं जिनसे दालें बनती है। ठीक है, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि तिलहन में केवल तिल की फसल आती है। नहीं, तिलहन के अंदर मूंगफली भी आती है, सरसों भी आती है, अरंडी भी आती है। ठीक है, इन सभी का तेल निकाला जाता है। सोयाबीन का तेल आता है, वो सोयाबीन की जो आती है वो भी इसी में। सोयाबीन देखा होगा आपने कैसा होता है सोयाबीन, वो भी क्या होता है? इसी में आता है। ठीक है, सोयाबीन की मंगोड़ी वाली बात नहीं कर रहा मैं, सोयाबीन आता है, उसको खाया जाता है पानी में डाल करके, बहुत प्रोटीन की मात्रा होती है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन में वृद्धि से। तिलहन उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है, इसके बाद एक और क्रांति थी, उसका नाम है सुनहरा धागा क्रांति। सुनहरा धागा क्रांति। सुनहरा धागा क्रांति बोले तो गोल्डन रेवोल्यूशन। धागे को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर बोलते हैं। वैसे फाइबर धागे को नहीं बोला जाता। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, इसका संबंध है जूट उत्पादन से। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, सुनहरा धागा। ठीक है, सुनहरा तार, इस तरीके से सुनहरा धागा की क्रांति जो हुई थी जूट उत्पादन में वृद्धि के लिए हुई थी। ध्यान रखिएगा, जूट भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है तो बांग्लादेश और बंगाल वाले क्षेत्र में किया जाता है। भारत का लगभग 90% जूट उत्पादन का क्षेत्र बंगाल में चला गया, बांग्लादेश में, आजादी से पहले। ठीक है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, बांग्लादेश का हालांकि स्वतंत्रता 1971 में मिली है, लेकिन 1947 में भारत के साथ उसको भी अलग कर दिया गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान था। इस वजह से बहुत बड़ी गन्ना जो जूट के उत्पादन क्षेत्र है, जूट की मिलें हैं, वो कहाँ रह गई थी? पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद अगली क्रांति देखिए, अगली क्रांति है काली क्रांति। काला सोना किसको बोलते हैं बोलो? काला सोना कोयले को और पेट्रोलियम को बोला जाता है। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। काली क्रांति का संबंध किससे है?
काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे है? पेट्रोलियम से। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और होती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध है, इसको पिंक रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन, इसका संबंध जो गुलाबी कलर का, देखिए क्या होता है, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा से। झींगा, झींगा जानते हो आप? मछली जो होती है, छोटी छोटी मछलियां जो होती है उनको झींगा बोला जाता है। तो झींगा उत्पादन, साथ ही गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से भी है और औषधियों से भी है, मेडिसिन से। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध इन तीन चीजों से है। झींगा उत्पादन से, झींगा कहते हैं मछलियों के जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको झींगा कहते हैं। छोटी छोटी मछलियां उसको कुरकुरी करके खा लेते हैं, तवे पर सेक करके या आग में सेक करके भून करके उनको खा लेते हैं, कुरकुरी कुरकुरी लगती है वो। प्याज से संबंध है इनका और औषधियों से इनका संबंध है। ठीक है, तो ये गुलाबी क्रांति से, यानी कि इनके उत्पादन, इनके संरक्षण की बात इसमें कही गई थी। फिर इसके बाद एक आध क्रांति और है जिसमें ये लिखिए आप, गोल क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति, गोल क्रांति को अंग्रेजी में कहते हैं राउंड रेवोल्यूशन। गोल क्रांति का संबंध है आलू से, आलू के उत्पादन से। आलू कैसा होता है? गोल गोल होता है, इसलिए इसका संबंध किससे है? बोलो, इसका संबंध है गोल क्रांति का आलू उत्पादन से। ठीक है, इसके बाद एक और होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन भी कृषि से संबंधित है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है? देखिए, इसका संबंध है भूरी क्रांति से। मधुमक्खी पालन का भूरी क्रांति कहते हैं, भूरी क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। भूरी क्रांति और सुनहरी क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है और मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। विटिकल्चर किसको बोलते हैं? ध्यान होगा आपको, एपीकल्चर इसका संबंध है। इसके बाद एक और है बागवानी। बागवानी, बागवानी में छोटे मोटे फल, फूल, सब्जियां और सजावटी पुष्प पेड़ जो होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। छोटे छोटे आजकल के बहुत सजावट वाले पेड़ आते हैं, उनका उत्पादन बागवानी के अंतर्गत किया जाता है। इस बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्टिकल्चर इसके नाम से जाना जाता है। इतनी क्रांति के बाद एक क्रांति और है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति, इस धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरकों से। ठीक है, उर्वरकों के उत्पादन से इसका संबंध है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। हमने बहुत सारी क्रांतियां पढ़ ली है। इन क्रांतियों के बाद देखेंगे अगले चैप्टर में कुछ और नया। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।